हिमाचल के सियासी फिजाओं में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव लड़ने से इनकार किया या फिर उन्हें चुनावी राजनीति से दरकिनार किया गया। चुनावी बेला में हिमाचल में अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन संशय बरकरार है। एक चर्चा यह है कि प्रेम कुमार धूमल ने दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में यह ऐलान किया कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इस संबंध में वो प्रधानमंत्री को अवगत भी करा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि बैठक के दौरान उन्होंने अपने गढ़ हमीरपुर से बाहर हिमाचल की एक अहम सीट से चुनाव लड़ने का उन्हें ऑफर दिया गया था, लेकिन धूमल साहब ने इसे ठुकरा दिया। कारण चाहे जो भी रहा हो, ये तो अब साफ है कि धूमल इस बार चुनावी मैदान में नज़र नहीं आएंगे। वो कितने सक्रिय होंगे ये भी अभी देखना होगा। भाजपा की अंदरूनी खींचतान को लेकर उड़ने वाली खबरों को अनुराग ठाकुर के एक बयान ने भी हवा दे दी है। इस बयान में ठाकुर ने कहा है कि सीएम चेहरे को लेकर फैसला आलाकमान करेगी, अभी सीएम चेहरा तय नहीं है। जानकारों को इस तरह की बयानबाजी में बगावत की बू आ रही है। भाजपा में क्या चल रहा है, इसी विषय पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ मौजूद रहेंगी वरिष्ठ पत्रकार रंजू एरी डडवाल। रंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपसे यही चाहूँगा जानना कि ये दोनों खबरों में से सही कौन सी खबर है? क्या ये प्रेम कुमार धूमल जी का इनकार है या कि उन्हें दरकिनार किया गया है पार्टी द्वारा, कि वो चुनावी राजनीति से किसी न किसी तरह से उनको अलग हटाया गया है? देखिए, धूमल साहब थोड़ा सा शायद पार्टी से नाराज कि पिछली बारी जब वो इलेक्शन हारे थे तो उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो उत्तराखंड में था। वो हारने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी ओर धूमल साहब को ये बेनिफिट रहा कि उनके दोनों बेटे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री हैं इसमें इस समय केंद्र में, और दूसरे बीसीसीआई में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं जी। तो शायद वो पर विरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अगर पिछले 5 साल का उनका एक्टिविटी देखी जाए तो पूरे इलाके में घूम घूम के वो काफी उन्होंने पार्टी के लिए भी काम किया और बहुत से जो सार्वजनिक फंक्शन थे वो उसमें दिखाई देते रहे हैं। मगर मंशा साफ थी कि वो चुनाव मैदान में दोबारा से उतर। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये पार्टी की मीटिंग हुई तो वो अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके 2 बार तो उनके स्टेट को देखते हुए उन्हें ऑफर किया गया था कि अगर वो चुनाव मैदान में उतरना तो वो शिमला रूरल से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के बेटे विक्रमादित्य के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, नहीं तो वो शिमला अर्बन से लड़ रहे हैं। शायद उनको वो ये मंजूर नहीं था तो उन्होंने जवाब में एकदम यह कह दिया कि मैं चुनाव लड़ना ही नहीं है, मुझे चुनाव में लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये समझा जाने लगा कि अब वो शायद चुनावी राजनीति से उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया। आपको याद होगा, आपके चैनल ने पहले भी कहा था कि अगर बीजेपी का 75+ वाला वो जो उनका एक वो है कि उनको चुनाव राजनीति से थोड़ा बाहर रखा जाए, अगर वो भी लागू भी धूमल साहब को एक तरह से जो है वो चुनाव राजनीति से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि धूमल साहब जिस तरह से सक्रिय थे, खासतौर पर पिछले 4-5 महीने मैंने खुद देखा कि वो लगातार जो है लोगों के बीच में बने हुए हैं। हालांकि निश्चित तौर पर उम्र का असर थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी सक्रियता लगातार बनाए रखी और ऐसा लग रहा था कि इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो एकाएक क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी? सिर्फ यही एक कारण है कि उन्हें अलग अपने जो उनका गढ़ है, जो अपना उनका जो कर्म क्षेत्र है, उससे बाहर जाकर चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया, या कोई और भी कारण है, या पीछे इसके कोई बैकग्राउंड है जिसकी वजह से धूमल साहब जो है वो लगातार नाराज चल रहे हैं, या पार्टी में उनकी लगातार जो है वो अनदेखी हो रही है? देखिए, पिछली बार जो वो हिमाचल में इलेक्शन में धूमल साहब को लास्ट मिनट में आकर के, लास्ट स्टेजेस पे आकर के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। पूरा जो इलेक्शन कैंपेन था ऑलमोस्ट वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चला, लेकिन बाद में शायद पार्टी इंटरनल सेक्रेटरी थे कि उनको धूमल साहब को डिक्लेयर करना एज अ चीफ मिनिस्टरियल फेस। तो वो लास्ट में जब मतदान को कुछ दिन रह गए थे तो उन्हें एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था, वो प्रॉपर बकायदा अनाउंस किया गया था कि मुख्यमंत्री धूमल होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धूमल अपने इलाके से भी चुनाव हो रहे जो इनके 4-5 जो बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट थे, जिसमें रविंद्र रवि भी एक नाम, वो सब चुनाव हारे जी।
तो उसमें धूमल साहब के लिए मुश्किल तो यह है कि खुद तो ये चीफ मिनिस्टर से पार हुए ही, लेकिन चीफ मिनिस्टर की दौड़ में जो इनके क्लोज कॉन्फिडेंट्स थे वो सारे भी बाहर हो गए, बिकॉज दे ऑल लॉस्ट इलेक्शन जी डिस्पाइट द फैक्ट हिमाचल में बीजेपी को मेजोरिटी, बावजूद इसके कि उनके मुख्यमंत्री का जो चेहरा उन्होंने बनाया तो वही हार गए थे, और उससे पहले वो 2 बारी मुख्यमंत्री रह भी चुके। और जो उनके जो परेड में जो हिमाचल में जो सड़कों का जो डेवलपमेंट हुआ था, तो इनको कहा ही सड़क वाले मुख्यमंत्री जा रहा था, उसके बावजूद अपने ही इलाके में धूमधाम। तो और फिर पूरे इन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत कार्यक्रम किए, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, हमीरपुर की और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उसमें धूमल साहब पूरी उनसे चर्चा हो रही थी, उनसे पूरी सलाह लेकर के वो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे। इसके बावजूद भी क्योंकि एक तो 70+ वाला जो बीजेपी का फार्मूला है उसमें भी ये आ रहे थे, दूसरा जो बीजेपी है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इलेक्शन करती है। तो जो उनके सर्वेज हुए थे इंटरनल, और बीजेपी कोई हफ्ता 10 दिन पहले सर्वे करवाती है, उनका तो से 1 साल पहले सर्वे शुरू हो जाते हैं। तो उन सर्वे में भी जो सर्वे थे उनमें भी धूमल साहब की पोजीशन काफी कमजोर दिखाई जा रही, सर्वेज में भी जो थे धूमल साहब पोजीशन कमजोर। तो इस वजह से थोड़ा और एक वो परिवारवाद, क्योंकि वो अगर कांग्रेस का जो बीजेपी नेशनल लेवल पर परिवारवाद का विरोध कर जी तो वो इन पे अपने भी लागू होता। तो ये कुछ रीजंस थे, लेकिन इनको डायरेक्ट टिकट डिनाई करने की बजाय पार्टी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट ऑफर कर दी थी कि आप यहाँ के इलेक्शन लड़ लीजिए, और वहां पर धूमल साहब को खुद ही पता है कि वो विक्रमादित्य तो वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जी इनके लिए बेहतर ये चुनावी राजनीति से ही बात। जी आई थिंक जी जी बड़े वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप देखिए कि एक तरफ जहां धूमल साहब को थोड़ा सा दरकिनार शुरू पिछले चुनावों से ही आप जैसे कह रहे हैं कि वो व्यवहार इनके साथ होना शुरू हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी इनके दोनों बेटों को एडजस्ट करने में भी पीछे नहीं रही। अनुराग ठाकुर काफ़ी प्रभावशाली मंत्री हैं और कैबिनेट में काफ़ी उनकी स्थिति अच्छी है, वहीं दूसरे बेटे भी बीसीसीआई में चल रहे हैं। लेकिन एक और बयान अभी पीछे जिसने थोड़ा और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया है वो है अनुराग ठाकुर का बयान, जो कह रहे हैं कि अभी सीएम चेहरा भी तय नहीं है। तो उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? कहीं आपको लगता है कि अनुराग ठाकुर भी थोड़ा सा तल्ख हो रहे हैं अपनी पार्टी आलाकमान को लेकर, या कहीं ना कहीं एक बगावती तेवर उनके नज़र आ रहे हैं? देखिए, पीछे मंडी में जो वर्चुअल रैली हुई थी प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा जो है वो रिपीट होगी, और जो पुरानी परंपरा है कि हर बार सरकार बदलती है वो इस बार ये तोड़ेंगे। तो उसका एक क्लियर कट मैसेज था कि इलेक्शन जो है वो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही हिमाचल का बीजेपी लड़ने। और अभी भी जिस तरह से कैंपेन चल रहा है या जो टिकटों का आवंटन हुआ है उससे भी एब्सोल्युटली स्पष्ट है कि जयराम इज द फेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल इफ बीजेपी विन, तो दैट मींस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा। अब इन सारी परिस्थितियों के बाद अनुराग ठाकुर का ये कहना कि चीफ मिनिस्टर तो इलेक्शन के बाद डिक्लेयर होगा, तो उससे साफ है कि तल्खी ना सिर्फ धूमल साहब, अनुराग ठाकुर भी थोड़ा सा तल्ख होने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब वो भी समझ पा रहे हैं कि हिमाचल में इस बार चुनाव नड्डा से ज्यादा, जयप्रकाश नड्डा से ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा का साथ। रीजन भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर और हिमाचल की है, वेयर एज नड्डा प्रेसिडेंट है और उनको सिर्फ हिमाचल इलेक्शन ही नहीं, वो गुजरात इलेक्शंस भी मैनेज कर, दिल्ली और महाराष्ट्र में जो लोकल इलेक्शंस होने जा रहे हैं देयर आल्सो, उसके बाद इसके बाद नॉर्थ में इलेक्शन है स्टेट में, वो वहां भी व्यस्त है जी। तो इतना बड़ा ये नड्डा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, उतना ही बड़ा हिमाचल इलेक्शन जीतना अनुराग ठाकुर के लिए भी प्रतिष्ठा का जी। तो अगर वो अगर अभी भी अगर वो रणनीति चलेगी कि ये हमारी कोटरी हैं, इनके लिए कैंपेन करेंगे या सीरियसली काम करेंगे, ये दूसरी कोटरीज हैं, इन्हें हराने का काम किया जाए, तो शायद फिर हिमाचल में जो मिशन रिपीट वाला जो
बीजेपी एक मुद्दा एक लेके चल रही है, वो शायद ना सफल हो पाए उसमें। यानी कि अनुराग ठाकुर जो हैं बेशक नाराज हो, लेकिन वो नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो चाह कर भी जो जो उनकी स्थिति है, जैसा कि मैं आज समझ पा रहा हूँ, वो ऐसी है कि वो उनको हिमाचल में पार्टी के साथ, पार्टी की लाइन के साथ चलना ही होगा, चलना पड़ेगा। अदरवाइज वो मिशन पीक वाला जो उनका मुद्दा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की इनफाइट बहुत है, तो और कांग्रेस की इनफाइट और आम के स्ट्रॉन्ग होने को बीजेपी ये मान के चल रही थी कि बाय डिफॉल्ट उनको एडवांटेज है। लेकिन आप पिछले एक आध महीने का सिलेक्ट तो ऐसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा हिमाचल से अपने आप विड्रॉ कर। अब ये भी कह सकते हैं सिकंदर जैन, जिसको इन्होंने हिमाचल का प्रभारी बनाया था, उसकी अरेस्ट के बाद आम आदमी का जो हिमाचल में कैंपेन था उसको धक्का जरूर लगा, और धीरे धीरे उन्होंने विड्रॉ करके अपना पूरी जो कंसंट्रेशन गुजरात में कर। आम आदमी पार्टी जितनी हिमाचल में होती, कांग्रेस उतना होती, और वो बीजेपी को एडवांटेज। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी को ये समझ आता है कि अगर हम स्ट्रांग होंगे तो बीजेपी को तो हरा नहीं पाएंगे, बीजेपी कम बैक टू पावर। तो उन्होंने बड़ी टैक्टिकली आपको किया है ताकि कांग्रेस कमजोर ना हो एंड दे कैन कीप आउट ऑफ पावर। क्योंकि कहीं पे बीजेपी को आउट ऑफ पावर, बीजेपी को वीक करना केजरीवाल का एक मोटो बच। जी रंजू, अगर हम बात करें प्रेम कुमार धूमल की या अनुराग ठाकुर की, अगर उनकी नाराज़गी बरकरार रहती है, चाहे वो नुमाया तौर पर सामने ना आए, बिल्कुल सामने आकर वो काम ना करें, लेकिन अपनी सक्रियता को अगर वो थोड़ा कम कर देते हैं या वो सल्क करते हैं एक तरह से, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि भाजपा को कितना नुकसान पहुंच सकता है? एक नेता के तौर पर अनुराग जो प्रेम कुमार धूमल हैं, उनकी अब स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश में, अगर एक जन नेता की बात करें तो? धूमल की नाराजगी भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर वो स्पेशली हमीरपुर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका प्रतिनिधित्व अनुराग ठाकुर करते हैं, अगर वहां पर बीजेपी कमजोर होती है तो सेंटर में अनुराग ठाकुर की पोजीशन कमजोर होती है। आप मंडी में लोकसभा इलेक्शन अभी 1-1.5 महीना ही हुआ इलेक्शन, वहां पर जो इलेक्शन हारे, तो इस समय जब टिकट्स का आवंटन हुआ है तो 4 सिटिंग एमएलए और एक मंत्री का टिकट कटा। हालांकि वो सारे के सारे क्लोज कोटरी के लोग हैं। महेंद्र सिंह इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर पे थे, जयराम ठाकुर की। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे था कि सिर्फ विनिंग चेहरों को टिकट दी जाएगी, वो जो उस लाइन पे इतनी स्ट्रिक्टली चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर के आदमियों की टिकट कटी है। अब आप देखिए बजट पे जो है वो बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा रही है। इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर अ न्यू फेस, लेकिन अनुराग ठाकुर वहां पे अपने कॉन्फिडेंट है, पहले भी वहां पे एमएलए रह चुके हैं, हार भी गए थे पिछली बार, उनको टिकट दिलाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा फेस फंसता है, क्योंकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे कहता है कि इज नॉट अ विनिंग कैंडिडेट, बट अनुराग ठाकुर वांट्स हिम, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोग भी चाहिए। तो कल 24 में उनको भी इलेक्शन करना है। तो अगर आज पार्टी को वो वीक करते हैं अपनी गुस्सा निकालने के लिए, तो 2024 में ये उनको अपने ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उनको 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ना, तो ये उनको अपने ऊपर भारी पड़ सकता है। जी, तो अभी आप इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को किस तरह से इवॉल्व होते हुए देखती हैं? किस तरह से पार्टी के अंदर स्थितियां क्या रहेंगी और खासतौर पर इलेक्शंस में उनका क्या असर रहने वाला है? देखिए, बीजेपी का अगर आप पूरा नेशनल लेवल पे एक छोटा सा एनालिसिस करें तो दे डोंट केयर फॉर डिसिडेंट, क्योंकि ये जब टिकट्स का आवंटन होता है तो बड़े सर्वेस और काफी कॉन्स देख के टिकट आवंटित करते हैं। जो कोई इम्पोर्टेंट है उसे तो मनाया जाता है, लेकिन डिसिडेंट्स को ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि सर्वे ही बताते हैं कौन विनिंग है कौन। अभी हम देरा और ज्वाला जी अगर सीट की बात करें तो वहां भी कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए हैं। वहां पे रविंदर रवि और कुमार, एक को देरा से देना है इन्होंने टिकट, एक को ज्वाला से, दोनों में से किसी को भी कहीं भी मिल सकता है। एडवांटेज है कि रविंदर रवि की जो
दे रहा, उसकी बहुत सी पंचायतें ज्वालाजी में है, और अगर वो ज्वालाजी से भी लड़ते हैं तो इज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और अगर वो देहरा से भी लड़ते हैं तो इज ए स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि रविंदर रवि को शायद लग रहा है कि उनका टिकट कटेगा। ही इज अ वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ धूमल, और धूमल साहब कह रहे हैं कि उनको टिकट मिले। जी। तो अगर जो इंटरनल सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद वो कांग्रेस के लोगों से भी मिल रहे हैं, कांग्रेस ने भी वहां टिकट, क्योंकि वो बीजेपी के बगावत को दे, जी। उनको might get a big catch अगर वहाँ रंजू जी थोड़ा सा रोकूंगा इस मामले में, थोड़ा मैं आपको अपडेट कर दूं। अभी जो हमें सूचना मिली है, 6 जो बाकी की सीटें हैं वो भी डिक्लेयर कर दी गई हैं, और यहाँ पर स्वैप किया गया है। जो देहरा से थे उनको ज्वालामुखी से कहा गया, और धवाला जो हैं वो देहरा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बना दिए। ये अभी लेटेस्ट, मुझे लगता है ये अभी हाल ही की कुछ मिनट पहले की डेवलपमेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाह रहा था। दोनों को एडवांटेज है, क्योंकि जब डीलिमिटेशन हुआ था तो देहरा की कुछ पंचायतें ज्वालाजी में आई और ज्वालाजी की कुछ पंचायतें, तो दोनों सीट का एडवांटेज है। एंड आई थिंक बीजेपी हैज प्लेड अ वेरी स्ट्रांग मूव कि रविंदर रवि और धवाला दोनों को कैंडिडेट बनाया है, एंड दे बोथ आर वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट्स। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनका स्ट्रांग जो है वो इलेक्शन रिजल्ट्स पे, हम उस पे नहीं कमेंट कर रहे हैं, लेकिन दे बोथ आर वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट जी। तो है वो विन विन है, ताकि मिशन रिपीट वाला जो उनका एक वो जो मोटो बनाया उन्होंने, वो उसको पूरा कर सके। जी। रंजू जी, ऑलमोस्ट वैसे तो कांग्रेस की अभी लिस्ट आनी है, लेकिन भाजपा ने अपने सारे उम्मीदवार ऐलान कर दिए हैं, कांग्रेस के भी ज़्यादातर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है उसके ऊपर भी आपने बात की। ओवरऑल अगर हम बात करें इन, अब जहां अब जबकि ये जो बैटल लाइंस जो हैं वो पूरी तरह से ड्रॉ हो गई हैं लगभग, तो अब आपको क्या लग रहा है कि स्थितियां क्या बनने वाली हैं हिमाचल प्रदेश में? हम अभी तो बैटल शुरू हुआ है, क्योंकि अब पूरे कैंडिडेट्स मैदान में आ गए। अब हम लोग अगर वाइज भी अगर सर्वे करते हैं तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, इट इज टू अर्ली टू। जी। मुझे लगता है कि रंजू जी से हमारा संपर्क टूट गया है, इंटरनेट का इशू है। वैसे हम लगभग अपनी बातचीत पूरी भी कर चुके हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी इस मुद्दे पर उन्होंने जो है बहुत चीज़ों को स्पष्ट किया है। प्रेम कुमार धूमल चुनावी मैदान में नहीं रहने वाले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है उसके खिलाफ जाना कोई आसान नहीं रहेगा। बेशक उन्हें टिकट नहीं दिया गया है या उनकी अनदेखी हुई है, लेकिन उनके जो दोनों बेटे हैं उन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने एडजस्ट किया है। तो उनके लिए काफ़ी पेक्यूलर किस्म की सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं ये तो वो तय करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो लगातार दिलचस्प बनती जा रही हैं। रोज़ाना कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, और हम रोज़ाना आपके साथ मिलते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए N1 लाइव।